नमस्कार, फोर्स इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। शुरुआत करेंगे न्यूज प्लस की और नजर डालेंगे कुछ अहम खबरों पर। पिता के बाद अब बेटी के शासन का भी तख्ता पलट। आइए जानिए बांग्लादेश का राजनीतिक इतिहास। बांग्लादेश में तख्ता पलट का इतिहास जटिल रहा है और परिवर्तनशील। 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद से कई बार तख्ता पलट का सामना करना पड़ा है। 1975 में पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद में तख्ता पलट हुआ था। लेफ्टिनेंट जनरल जिया उर रहमान ने सत्ता पर कब्जा किया था। उसके बाद अब बात करते हैं 1981 की। 1981 जिया उर रहमान की हत्या के बाद में फिर से तख्ता पलट हुआ था और उसके बाद जनरल हुसैन मोहम्मद अरशद ने सत्ता संभाली थी। अब इसके बाद बात कर लीजिए 1990 की, क्योंकि 1990 में अरशद के खिलाफ विरोध के बाद में फिर से तख्ता पलट देखने को मिला था और बांग्लादेश में की गई थी लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना। 1991 से खालिदा जिया बनी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री और पहली बार शेख हसीना ने 1996 में प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। 2001 की बात कर लीजिए। 2001 में शेख हसीना के चुनाव हारने के बाद में फिर से खालिदा जिया सत्ता पर काबिज हुई थी, लेकिन 2009 में एक बार फिर से शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी थी। 2009 में क्या हुआ वो भी जानते हैं। 2009 से अब तक सत्ता पर लगातार शेख हसीना काबिज रही है, लेकिन आज सेना ने फिर से बांग्लादेश में तख्ता पलट कर दिया और आज इस्तीफे के बाद देश छोड़कर जाना पड़ा है शेख हसीना को, क्योंकि आज जो डरा देने वाली और हैरान कर देने वाली तस्वीर बांग्लादेश में देखने को मिली है, जिससे हर कोई वाकई में डरा हुआ है। लेकिन हम ये आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब इस तरह से तख्ता पलट बांग्लादेश में देखने को मिला है, क्योंकि इतिहास बांग्लादेश का कुछ ऐसा ही रहा है। क्योंकि पिता के बाद अब बेटी के शासन का भी तख्ता पलट इसलिए देखने को मिला। बांग्लादेश का राजनीतिक इतिहास, क्योंकि तख्ता पलट पहले भी हुआ है वहां पर, और ऐसे में सबसे पहले बात हम 1971 की करेंगे। 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद कई बार तख्ता पलट का सामना बांग्लादेश को करना पड़ा है। अब बात की जाएगी 1975 की, जहां पर पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद में तख्ता पलट हुआ था सबसे पहले। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल जिया उर रहमान ने सत्ता पर कब्जा किया। उसके बाद 1981 में जिया उर रहमान की हत्या के बाद से फिर से बांग्लादेश में इसी तरह तख्ता पलट देखने को मिला था और उसके बाद में जनरल हुसैन मोहम्मद अरशद ने सत्ता को संभाला था। अब बात 1990 की हम करेंगे, क्योंकि 1990 में अरशद के खिलाफ विरोध के बाद में फिर से इसी तरह बांग्लादेश में तख्ता पलट देखने को मिला और बांग्लादेश में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना उस वक्त कर दी गई थी। 1991 से खालिदा जिया बनी थी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री और पहली बार शेख हसीना ने 1996 में प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार को संभाला था। 2001 में शेख हसीना के चुनाव हारने के बाद से फिर खालिदा जिया सत्ता पर काबिज हुई, लेकिन 2009 में एक बार फिर से शेख हसीना बनी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री और 2009 से अभी तक सत्ता पर लगातार वो काबिज रही है। लेकिन आज जो हैरान कर देने वाली, डरा देने वाली तस्वीर बांग्लादेश से देखने को मिली है और आज सेना ने फिर से बांग्लादेश में तख्ता पलट किया है। आज इस्तीफे के बाद देश छोड़कर शेख हसीना को जाना पड़ा और अब रायका बाग ही रहेगा रेलवे स्टेशन का नाम। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने त्रुटि सुधार की स्वीकृति दी है। संशोधित कर रायका बाग किया जाएगा। रेलवे स्टेशन का नाम केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है। हम पोस्ट भी आपको दिखा रहे हैं। उनके अनुरोध पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्वीकृति प्रदान की है। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने रेल मंत्री को दिए अपने पत्र का भी जिक्र किया और कहा है कि रेलवे रिकॉर्ड में वर्तनी के त्रुटि से जंक्शन का नाम परिवर्तित हो गया है, जिसके चलते रायका समाज की भावनाएं आहत होती रही है। संशोधन से रायका समाज ही नहीं, स्थानीय लोगों को भी प्रसन्नता का अनुभव होगा, ये उनके द्वारा कहा गया। इसके अलावा शेखावत ने रेल मंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए पोस्ट में पत्र का भी जिक्र किया। ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक पत्र की भी तस्वीरें हैं इनमें से। रेलवे स्टेशन का नाम सुधार को लेकर रायका समाज मांग कर रहा था। रायका समाज ने की थी अगले 5 सितंबर से
रेल रोको आंदोलन की घोषणा और अब जल्द ही स्टेशन का नाम में राय का बाग से राय का बाग किया जाएगा। और आज काफी ज्यादा हंगामेदार रही राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं, स्पीकर वासुदेव देवनानी और विधायक मुकेश भाकर के बीच में तीखी नोकझोंक विधानसभा में देखने को मिली। कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर बजट सत्र की शेष कार्यवाही से निलंबित। भाकर पर हंगामे के दौरान स्पीकर की तरफ से गलत इशारे और दुर्व्यवहार का भी आरोप लगाया गया। सस्पेंड करने के बाद मार्शल बुलाकर वह विधायक भाकर को निकालने लगे बाहर, तो भाकर के लिए कांग्रेस विधायकों ने घेरा बना लिया। और इसी बीच मार्शल और कांग्रेस विधायकों के बीच में धक्का मुक्की तक विधानसभा में देखने को मिली है। हम दो तस्वीरें आपको विधानसभा के अंदर की दिखा रहे हैं। धक्का मुक्की और हाथापाई, विधायक हरिमोहन शर्मा फर्श पर गिर गए, अनिता जाटव की चूड़ियां टूट गई और उसके बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कार्रवाई स्थगित होने के बाद विधानसभा में कांग्रेस विधायक धरने पर बैठ गए हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिली और इसलिए हम कह रहे हैं कि आज विधानसभा की कार्रवाई वाकई में काफी ज्यादा हंगामेदार रही है, क्योंकि सबसे पहले स्पीकर वासुदेव देवनानी और विधायक मुकेश भाकर के बीच में तीखी नोकझोंक शुरू हो गई, जिसके बाद कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर बजट सत्र की शेष कार्यवाही से निलंबित किए गए। भाकर पर हंगामे के दौरान स्पीकर की गलत तरफ इशारा और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया गया, जिसके बाद उन्हें सस्पेंड किया गया। सस्पेंड करने के बाद मार्शल बुलाकर जब विधायक भाकर को बाहर निकालने लगे, तो भाकर के लिए कांग्रेस विधायकों ने एक अलग सा घेरा बना लिया, जिसके बाद में माहौल और भी गर्माता हुआ विधानसभा में नजर आया, क्योंकि इसी बीच मार्शल और कांग्रेस विधायकों के बीच में धक्का मुक्की होना शुरू हो गई और हाथापाई जैसी नौबत भी आ गई। सबसे पहले विधायक हरिमोहन शर्मा फर्श पर जा गिरे, अनिता जाटव की उस दौरान चूड़ियां टूट गई और उसके बाद सदन की कार्यवाही को मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। और इसी तरह की तस्वीरें आज विधानसभा में देखने को मिली है। हालांकि सुबह 11 बजे तक के लिए अब कार्यवाही स्थगित की गई है। विधानसभा में कांग्रेस विधायक धरने पर बैठ गए, यानी कि तीखी नोकझोंक से जो लड़ाई विधानसभा में शुरू हुई वो बढ़ते बढ़ते इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसमें धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई है। और ये देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर हाथ में चोट के निशान आपको नजर आ रहे होंगे, क्योंकि यही तस्वीर आज विधानसभा में देखने को मिली है। कुछ विधायक जो नीचे जमीन पर गिर गए, किसी की चूड़ियां टूट गई, मारपीट जैसी तस्वीरें भी आज विधानसभा में देखने को मिली है। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? स्पीकर वासुदेव देवनानी और विधायक मुकेश भाकर के बीच में सबसे पहले तीखी नोकझोंक होना शुरू हो गई थी और यहीं से इस लड़ाई की शुरुआत हुई, जिसके बाद कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर बजट सत्र की शेष कार्यवाही से निलंबित कर दिए गए, यानी कि उनको निलंबित कर दिया गया। भाकर पर हंगामे के दौरान स्पीकर की तरफ गलत इशारे और दुर्व्यवहार का आरोप भी उस दौरान लगाया गया। देखिए, अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि उस मारपीट के अंदर किसको कितना नुकसान हुआ है, किसको कहां कहां पर चोटें लगी है, वो तस्वीर हम आपको फिलहाल दिखा रहे हैं। और इसके बाद भाकर के लिए कांग्रेस विधायकों ने एक अलग सा घेरा बना लिया और इसी बीच मार्शल और कांग्रेस विधायकों के बीच में धक्का मुक्की और मारपीट जैसी तस्वीरें भी देखने को मिली। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। राजस्थान में भजनलाल सरकार के द्वारा एक बड़ा ऐलान किया गया है। अग्निवीर के शहीद होने पर राजस्थान में कारगिल पैकेज मिलेगा। राजस्थान सरकार ने विधानसभा में ये जानकारी दी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इसको लेकर के एक सवाल पूछा था। शहीद अग्निवीरों को राज्य सरकार की तरफ से पैकेज देने को लेकर सवाल किया गया। प्रदेश में अभी शहीद सैनिकों के परिवारों को संशोधित कारगिल पैकेज के तहत नगद पैसा, जमीन और सरकारी नौकरी सहित कई तरह की सुविधाएं दी जाती है। इसको लेकर के सवाल किया गया था, लेकिन ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं क्योंकि राजस्थान में भजनलाल सरकार के द्वारा अब एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। अग्निवीर के शहीद होने पर राजस्थान में कारगिल पैकेज उनको दिया जाएगा, यानी कि राजस्थान सरकार ने विधानसभा में इसकी जानकारी दी, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष यानी कि टीकाराम जूली ने इसको लेकर के कई तरह के सवाल भी खड़े किए। उन्होंने कहा कि शहीद अग्निवीरों को राज्य सरकार की तरफ से पैकेज देने को लेकर सवाल उनके द्वारा उठाया गया। प्रदेश में अभी
शहीद सैनिकों के परिवार को संशोधित कारगिल पैकेज के तहत नगद पैसा दिया जाता है, जमीन दी जाती है। इसके अलावा सरकारी नौकरी सहित कई तरह की सुविधाएं उन्हें उपलब्ध कराई जाती हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त हो गया एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। इंडियन एक्सप्रेस में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का लेख कौशल और पैमाने पर आधारित है। 2024-25 का केंद्रीय बजट युवाओं को 500 बड़ी कंपनियों के साथ ही काम करने का मौका मिलेगा। 1 करोड़ युवाओं को हर महीने 5,000 रुपए देने का प्रावधान है बजट में, उनके द्वारा उस लेख में लिखा गया है। इसके अलावा कंपनियों के CSR फंड के जरिए होगा युवाओं के प्रशिक्षण पर खर्च और इससे बनेगा देश के विकास में युवाओं की भागीदारी का रास्ता। मध्यम वर्गीय लोगों को बड़े पैमाने पर राहत देने वाला बजट उनके द्वारा बताया गया। राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद ने महिला सदस्य जरूरी है। हर बोर्ड और परिषद में कम से कम 2 महिला सदस्यों का प्रावधान है। वक्फ एक्ट 1985 में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी मिली। वक्फ अधिनियम में करीब 40 संशोधन प्रस्तावित है। वक्फ की जमीनों के उचित उपयोग के लिए कानून में बदलाव हुआ है और इस समय देश में 8 लाख एकड़ में फैली है 8,72,992 वक्फ संपत्तियां। विभिन्न राज्यों 200 लोगों के पास है वक्फ संपत्तियों का नियंत्रण और इतनी संपत्ति के बावजूद मिलता है सिर्फ 200 करोड़ रुपए का राजस्व। पाली, सोजत और देसूरी में लगातार बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सोजत की अगर बात की जाए तो एनडीआरएफ की टीम ने डूबे हुए क्षेत्र से लोगों को बाहर निकाला है। जाड़न के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग 61 पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। बोमादड़ा रेलवे स्टेशन पर खड़ी यात्री ट्रेनों को बसों के जरिए पाली लाया जा रहा है। पूर्व विधायक ज्ञानचंद पारख यात्रियों के लिए भोजन में बस लेकर बोमादड़ा पहुंचे हैं। पाली शहर के सभी लगातार देखिए हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पाली के आसपास की अगर बात की जाए तो खेतों का पानी भी पाली शहर में घुस गया है। पाली में एनडीआरएफ की टीम को अलर्ट किया गया है। पाली शहर की कई कॉलोनियां पिछले 24 घंटे से अंधेरे में डूबी हुई है। जम्मू कश्मीर में 370 और 35A हटाए जाने के बाद 5 साल पूरे हो गए हैं। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर जाने वाले पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी भी दर्ज हुई है। जम्मू और कश्मीर में 2023 में पर्यटकों की संख्या 2.11 करोड़ के पार पहुंच गई है और इससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। संख्या और बढ़ने के आसार भी जताए जा रहे हैं और इसके अलावा कश्मीर के अलावा 50 से ज्यादा फिल्मों की शूटिंग सरकार ने मंजूरी दी है। कश्मीर में 350 से ज्यादा शूटिंग को मंजूरी मिली है। पिछले महीने की अगर बात की जाए तो पिछले महीने हुआ है जम्मू और कश्मीर पर्यटन विकास कॉन्क्लेव और इसमें शामिल हुए थे बॉलीवुड के कई दिग्गज चेहरे। पिछले 5 वर्षों के दौरान कश्मीर घाटी में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौकस है। कश्मीर घाटी में जगह जगह हाईटेक जासूसी कैमरे लगा दिए गए हैं। पुराने मकान टूट रहे हैं, नए मकान बन रहे हैं, मोहल्ले बन रहे हैं, बाजार बन रहे हैं, तेजी से खड़े हो रहे हैं मॉल, बहुमंजिला भवन, बदल रहा है श्रीनगर का नक्शा। इसके अलावा श्रीनगर के नए इलाके में मॉल और बहुमंजिला भवनों की भरमार देखने को मिल रही है। लाल चौक में चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। चौराहों पर जवानों की तैनाती की गई है। सेना, सीआरपीएफ, पुलिस और बीएसएफ श्रीनगर की सुरक्षा में तैनात है। धारा 370 हटने के बाद शांति से चल रही है श्रीनगर के लोगों की जिंदगी।